आज की जो हमारी कहानी है वो दादा ठाकुर की शैतानी हवेली के ऊपर है। रात का समय, कार धक्के खाते हुए रुक गई। उस समय आरव नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाहिए, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी को आवाज दी, मिताली, अरे ओ मिताली, उठो जल्दी से। हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में बड़बड़ाते हुए उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूं, ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकेंड हैंड कार ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी। अब अपना बैग उठवाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़कर मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्होंने जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाज आने लगी। वो भेड़ियों की आवाज उस काली रात को और डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्होंने ना कोई लिफ्ट मिली ना कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते हुए उस हवेली के नजदीक पहुंचे। हवेली गेट पर उन्होंने कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वे दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोर बेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटकी रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2 या 3 बार खींचा, लेकिन अंदर से घंटी की आवाज नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी। उससे पहले ही अंदर से एक आवाज, भारी आवाज में, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन दोनों को ये बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और नहीं उन दोनों को कोई आवाज की थी। फिर वे दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजा ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस है देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई है और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या आपका फ़ोन कॉल यूज़ कर सकते हैं? झूले पे बैठा उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने ये उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है, ये मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वो आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रहे थे कि उनकी नजर दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी, किसी भी तस्वीर पर कोई भी मुस्कान नहीं थी। सभी तस्वीरें बिल्कुल भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त को, मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा फोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपका लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें। यह या फिर चाहे आज रात आप दोनों यहाँ ही रुक जाइए।
मिताली और आरफ कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर जब सब बेकार, आखिरी दोनों को रात वहीं निर्णय लिया कि आज यहीं रुकते हैं। बेड पे लेटते ही दोनों का आंखें लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुली और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फोन पूरी तरह से डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए आरव की नजर दीवार पर पड़ी और सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई थी, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में उन दोनों की तस्वीरें थी अब, और उसके नीचे लिखा था उनकी मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उस तस्वीर को दिखाई। वे बोली, यहाँ से कुछ गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर दोनों ने वहां से सटपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वे तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पे 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज आ रही थी। अब वह दोनों काफी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजा खोल के बाहर भागना था, पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद किया था और अब वह दोनों उस भूता हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाजा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत के अंधेरे में चादर किस्में सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान के सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की और उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी फोटो फ्रेम पे पड़ी, जिस फ्रेम का आते वक्त दोनों ने खाली बिना तस्वीर के देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब चूल्हा पर बैठकर दादा ठाकुर तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उनके नीचे रखा हुआ चूल्हा बिना हवाओं के झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखते मिताली की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजालों में मिताली और आरव वहां पर एक दूसरे की सांसों की आवाजें ही आ रही थी, पर अब अंधेरे में और कई सारे लोगों की सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाजें नजदीके आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीखे के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पे बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान के इंतजार करने लगे। इसी तरह ये कहानी यहाँ समाप्त होती है।